हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पीओके में जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के मिलन के बाद भारत में की घुसपैठ कराने की बहुत बड़ी कोशिश, जिसके बाद लपेट दिए भारतीय सेनाओं ने इन आतंकवादियों को। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। तनाव का है माहौल, धड़ाधड़ इन आतंकवादियों को गिराया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने। तो वहीं आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे से पहले बड़ा झटका दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान भारत की दोस्ती, अमेरिका को नहीं आ रही रास, अब भारत के खिलाफ उठा दिया ये बड़ा कदम। आखिर चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? तो वहीं आपको बताएंगे बंग बंधु की मूर्तियां तोड़ दी गई। 24 जिलों में शेख हसीना के समर्थकों पर हुए हमले। शेख मुजीब के घर के बाद स्मारकों को बनाया निशाना। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कट्टरपंथी हुए बेलगाम। बड़ी खबर तो वहीं बताएंगे। सबसे पहले जहां बीजेपी की अगर सरकार बनी दिल्ली में, तो कौन होगा मुख्यमंत्री? रेस में किन किन बड़े नामों को शामिल किया गया है, सबसे पहले आपको बताएंगे। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हुए मानते कि अपना भारत जल्द ही सुपर पावर कंट्री बनने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। इनमें 3 पाकिस्तानी सैनिक थे। जी हां, इंडियन पोस्ट पर बैट टीम के हमले की साजिश हुई नाकाम। बताते भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। इनमें 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि घटना 4 फरवरी की रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुई। तब एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश की गई। सूत्रों से दावा किया गया है कि भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर यह हमले करने की प्लानिंग बना रहे थे। इसकी सूचना इंडियन आर्मी को मिली और उन्होंने पहले ही हमला करके साजिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठ के दौरान मारे गए 7 लोगों में 3 से 4 पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के मेंबर्स की भी मौत हुई है। ये टीम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में माहिर होती है और आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने में भारी मदद करती है, जिनको भी भारतीय सेनाओं ने मौत की नींद सुला दी। जी हालांकि दैनिक भास्कर ने जिस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी, उसमें 5 आतंकवादियों की मौत तो हुई है, लेकिन बैट टीम मेंबर्स का जिक्र नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस ऑपरेशन में जो आतंकवादी मारे गए हैं वो अल बद्र ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं। घुसपैठ की यह कोशिश तब की गई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि हम भारत के साथ सभी मसले बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। तो क्या इसी तरीके से बातचीत के जरिए वो मुद्दों को सुलझाएंगे? जबकि पाकिस्तान अपनी करनी को नहीं छोड़ रहा है, आतंकवादियों को घुसपैठ करवा ही रहा है और कह रहा है कि वो बातचीत से मुद्दे सुलझाएंगे। ऐसे में शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकतें करके दिखा दिया कि वो कभी सुधरने नहीं वाले। दोस्तों, आपको बता दें कि धड़ाधड़ भारतीय सेनाओं ने इन 7 पाकिस्तानियों घुसपैठियों को कैसे मार गिराया, क्योंकि पहले से ही पीओके में जिस प्रकार से इन आतंकवादियों ने एक साथ संगठन बना करके भारत को दहलाने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकियां दी थी, उसके बाद से भारतीय सेना बॉर्डर पर अलर्ट मोड में हो चुकी थी, क्योंकि भारतीय सेनाओं को पता था कि ये आतंकवादी कोई ना कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे में भारतीय सेना हर तरीके से अलर्ट मोड में खड़ी थी और जैसे इन आतंकवादियों को देखा, धड़ाधड़ इनको मौत की नींद सुला दी। जी हाँ, पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमेशा से आतंकवादियों को लेकर खराब रहा है और अब तो लश्कर ए तैयबा की टीम जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हमास के साथ गठजोड़ करके भारत को दहलाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में शायद उनको नहीं पता कि भारत के पास वो एडवांस तकनीक है जो इन आतंकवादियों की सोच से भी 1000 गुना आगे चलती है। ऐसे में भारतीय सेनाओं को दोस्तों अगले ऑपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट कहना है, बिल्कुल मत भूलिएगा और इस ऑपरेशन के लिए थैंक यू जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान भारत की दोस्ती, अमेरिका को नहीं आ रही रास, अब भारतीय कंपनी पर लगा दिया प्रतिबंध। पीएम नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले, उससे पहले यह बड़ा झटके के तौर पर भारत के लिए देखा जा रहा है। अमेरिकी सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नकेल कसने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। हालांकि अब ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अधिक दबाव बनाने की रणनीति के तहत भारत और ईरान की दोस्ती पर हमला करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पहले ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत को दी गई छूट को खत्म करने का फैसला किया है। वहीं अब भारत की एक कंपनी मार्शल शिप मैनेजमेंट कंपनी और एक भारतीय नागरिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ने भारतीय कंपनी पर आरोप लगाया है कि भारत चीन को तेल बेचने में ईरान की मदद कर रहा है। वहीं अमेरिका को यह डर भी सता रहा है कि इजराइल के साथ लड़ाई के बाद अब ईरानी सरकार परमाणु बम बनाने में जुटा है। इसी वजह से अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ईरान को घुटने पर लाना चाहता है। जी हां, अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। इस ऐलान में एक पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने कहा कि भारतीय कंपनी ने चीन के साथ करोड़ों डॉलर के तेल व्यापार करने में ईरान की मदद की है। वहीं इससे पहले मंगलवार को ट्रंप प्रशासन ने ईरान
ईरान के खिलाफ अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने का आदेश दिया था और तब अब इस भारतीय कंपनी और अधिकारी पर लगाया गया बैन ट्रंप के इसी आदेश का हिस्सा है। दोस्तों वाकई में कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों पर बैन लगाना कहीं से कहीं तक भारत के लिए तो सुटेबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को वाकई में इस पर मंथन करना चाहिए। हालांकि अगर उनको भारतीय कंपनियों से किसी भी कंपनियों से तकलीफ है तो उनको भारत सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि बिना बताए प्रतिबंध लगा दिया जाए। वहीं बता दें बंग बंधु की मूर्तियां तोड़ी 24 जिलों में शेख हसीना के समर्थकों पर हुए बड़े हमले, यूनुस से संभल नहीं रहा बांग्लादेश। दोस्तों शेख मुजीब के घर के बाद अब इस स्मारकों को भी निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। हसीना के ढाका छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान है। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से दक्षिणपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठन और कट्टरपंथी गुट बांग्लादेश की ऐतिहासिक विरासत को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में ढाका में बांग्लादेश के संस्थापक बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर में उन्मादी भीड़ ने बुलडोजर से तोड़फोड़ की है। कट्टरपंथी छात्र समूह और गुट शेख मुजीब से जुड़े दूसरे ऐतिहासिक स्मारकों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। इससे बांग्लादेश में चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत साफ तौर पर खतरे में है। तो वहीं शेख हसीना के भाषण पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताते हुए हसीना के समर्थक एक्ट्रेस अफरोज शॉन को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बांग्लादेश की एक्ट्रेस मेहर अफरेज शॉन को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक उन्हें देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनके अपराध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। शॉन को राजधानी के धान मंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यूनुस सरकार की आलोचना करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार हर तरीके से बौखला गई है और वो न जाने क्या से क्या कदम उठा रही है। तो वहीं आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे वाले बयान से नाराज ईरान के सांसद ने दे दी धमकी, कह दिया तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल में ही ट्रंप ने गाजा को लेकर अपनी योजना पेश की थी। इस पर ईरान ने विरोध जताया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने और इसके पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा। इस पर ईरानी संसद में विदेश नीति आयोग के सदस्य मुस्तफा जेरई ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपनी ओर से मैं कहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप उनके इस बयान की चर्चा हर जगह अब होने लगी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि वे एक राजनीतिक अधिकारी हैं जो कूटनीतिक रूप से ये बात कह रहे हैं। तो उधर रशिया के लिए दो कट्टर शिया दुश्मन एक साथ आए। अजरबैजान से ईरान तक बिछाएगा गैस पाइपलाइन। अब ऐसे में क्या पुतिन के इस प्लान से अमेरिका होगा परेशान? बता दें जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भी दिलचस्प खेल चलते रहते हैं। हर देश अपने हित को साधने के लिए चाल चलते रहते हैं। अब व्लादिमीर पुतिन की चाल को ही देख लीजिए कि इजराइल के दोस्त अजरबैजान ने अपने घनघोर दुश्मन ईरान के साथ काम करने के लिए रूसी प्रोजेक्ट पर हामी भर दी है। रशिया और ईरान ने अजरबैजान के रास्ते गैस पाइपलाइन बिछाने पर सहमति जता दी है। इस प्रोजेक्ट पर बातचीत अब आखिरी चरण में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि अब गैस की आपूर्ति की कीमत पर बातचीत चल रही है। रूसी ऊर्जा मंत्री सरगेई तसीविलयोव ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि कर दी है। रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हम अजरबैजान के रास्ते पर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सहमत हो गए हैं। अब हम बातचीत के अंतिम चरण में हैं। तो उधर आपको बता दें हथकड़ियों में डिपोर्ट हुए भारतीय तो भड़की शिवसेना कहने लगी सीमा हैदर को वापस भेजो, शेख हसीना को वापस भेजो। जी हां, जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अमेरिका की ओर से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर देश से बाहर भेजने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि भारत को भी अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द से जल्द वापस उनके देश भेजना चाहिए। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीमा हैदर को वापस भेजो, शेख हसीना को वापस भेजो और रोहिंग्या को वापस भेजो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह अमेरिका ने प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है उसी तरह भारत को भी अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों वहीं बता दें महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां मुंबई एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 200 करोड़ की ड्रग्स हुआ जब्त, 4 हुए गिरफ्तार। अब इंटरनेशनल कनेक्शन की हो रही है जांच। जी हां, मुंबई एनसीबी को ड्रग्स मामले में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एनसीबी ने 31 जनवरी को नवी मुंबई में छापेमारी करके 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सख्त एक्शन लेते हुए 4 लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके पास से अलग अलग तरह के ड्रग्स भी बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने 11.540 किलोग्राम हाई क्वालिटी कोकीन, 4.9 किलोग्राम हाइब्रिड स्ट्रेन हाइड्रोपोनिक चरस या गांजा, 200 पैकेट कैनबिस जब्त की है। दोस्तों वहीं बता दें भारत के दोस्त ने यूक्रेन को
को सौंपा मिराज 2000 फाइटर जेट। विनाशक है ये विमान क्या रशिया संग? युद्ध में जेलेंस्की पलट देंगे बाजी, क्या है बड़ी खबर बता दे। भारत के दोस्त फ्रांस ने युद्ध की दिशा बदलने की नीयत से यूक्रेन को मिराज 2000 फाइटर जेट्स का पहला बैच सौंप दिया है। फ्रांसीसी डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लोकोर्नु ने गुरुवार को कहा है कि फ्रांस ने यूक्रेन को मिराज 2000 की पहली खेप सौंप दिया। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को युद्ध में मदद करने के लिए 5 लड़ाकू विमान सौंपे गए हैं। फ्रांसीसी डिफेंस मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि पहला विमान आज यूक्रेन पहुंच गया है। हालांकि फ्रांसीसी मंत्री ने यह साफ नहीं किया है कि पहली खेप में कितने फाइटर जेट्स यूक्रेन को सौंपे गए हैं। वहीं बता दें, ट्रंप का बहुत बड़ा कदम, नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाले कोर्ट पर ही लगा दिया प्रतिबंध। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के खिलाफ जांच को लेकर अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका और इजरायल अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत को मान्यता नहीं देते हैं। अक्टूबर 2023 में इजरायल के खिलाफ हमास के हमले के बाद गाजा में जवाबी सैन्य कार्रवाई को लेकर कथित युद्ध अपराधों के लिए आईसीसी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में बच्चों सहित हजारों फलस्तीनियों की मौत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद वॉशिंगटन के दौरे पर हैं। इजरायली राष्ट्रपति और ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में वार्ता की थी और नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को कैपिटल हिल में अमेरिकी संसद में सांसदों के साथ बैठक की थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ट्रंप से मिलने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा सऊदी अरबिया अब अपने यहाँ बना ले नया फलस्तीन। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर सऊदी अरब चाहे तो अपने देश में एक नए फलस्तीन राज्य का निर्माण कर सकता है। उनके पास इसके लिए पर्याप्त जमीनें हैं। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि अक्टूबर 2023 में गाजा पर इजरायल के हमले के बाद सऊदी अरब ने इजरायल को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, चीन के कंधे पर सवार होकर चांद पर जाएगा पाकिस्तान, दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा रोवर। क्या भारत के चंद्रयान मिशन को दे पाएगा यह किसी भी तरीके से चुनौती? आपको बता दें, पाकिस्तान ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को भेजने के मिशन की घोषणा की है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने इस रोवर को तैयार किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सुपार्को के बनाए रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। भारत ने जब से अपने चंद्रयान मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तान की जनता पूछ रही थी कि आखिर पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी इतनी पीछे क्यों है, लेकिन चंद्रमा मिशन की घोषणा के बाद सवाल उठ रहे हैं, इस मिशन में आखिर पाकिस्तान का योगदान क्या है। दरअसल पाकिस्तान ने चंद्रमा पर रोवर भेजने के लिए चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत सुपार्को और चीनी अंतरिक्ष एजेंसी CNSA के बीच समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। इस समझौते पर 5 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान अपने स्वदेशी रोवर को खुद चंद्रमा पर नहीं भेजेगा, बल्कि चीन उसे चंद्रमा पर पहुंचाएगा। वहीं आपको बता दें, रूस के जासूसी जहाज में लगी भयंकर आग, अधिकारियों ने जहाज पर कंट्रोल भी खोया। जी हां, नाटो जहाज की मदद ठुकराई। सीरिया के तट के पास हुआ यह बड़ा हादसा। दरअसल रूस का जासूसी जहाज फिलडीन पर पिछले महीने 23 जनवरी को आग लग गई थी। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक हादसा ये सीरिया के तट के पास हुआ था। आग लगने के बाद जहाज पर मौजूद अधिकारियों ने उसका कंट्रोल खो दिया था। रूसी जहाज पर मौजूद एक शख्स ने रेडियो के जरिए दूसरे जहाज को दूर रहने की चेतावनी भी दी। AP को मिले रेडियो मैसेज में शख्स ने कहा कि हमारा जहाज संकट में है, कृपया दूरी बनाए रखें। इसके अलावा एक दूसरे जहाज को चेतावनी देते हुए उसने कहा कि हमारा जहाज तुम्हारी दिशा में है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये बह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के जहाज से धुएं के गुबार और आग की लपटें उठ रही थी। इन्हें नाटो के एक सदस्य देश के जहाज ने रिकॉर्ड किया। वहीं बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची ACB की टीम 15 करोड़ के ऑफर को लेकर होगी पूछताछ। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत की परेशानी बढ़ गई है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम अरविंद केजरीवाल के घर ACB की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक सांसद संजय सिंह के बयान ACB दफ्तर में दर्ज किए जा रहे हैं। सांसद की लीगल टीम उनके साथ में है। ये पूछताछ आप नेताओं के उस आरोप को लेकर हो रही है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के नेता उनके उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर दे रहे हैं। जी हां, ACB की टीम को केजरीवाल के घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि ACB की टीम को अंदर नहीं जाने दिया है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, टीम बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ आई है। बताया जा रहा है कि ACB की 3 टीम गठित की गई है। इसमें एक टीम संजय सिंह से पूछताछ कर रही है। अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार भी अपने लीगल टीम के साथ शिकायत ने ACB ऑफिस पहुंचे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की
सरकार बनी तो कौन होगा दिल्ली का सीएम। रेस में 5 बड़े नाम है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। बता दें, दिल्ली में वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं उनमें बीजेपी सरकार बनाते हुए क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे वाकई में चुनाव के नतीजों से फिट बैठते हैं, मेल खाते हैं, तो सवाल उठता है कि फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी से। ऐसा कौन सा चेहरा जिसे बीजेपी दिल्ली की कमान सौंपेगी। बीजेपी के लिए सीएम फेस का चुनाव एक कठिन टास्क है क्योंकि यहाँ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। इस पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के अलावा किसी और को पता तक नहीं होता कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। इस रेस में जो बड़े नाम आगे चल रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली से तीसरी बार सांसद मनोज तिवारी का है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी का नाम भी सीएम की पोस्ट के लिए आगे चल रहा है। जी हाँ, इन 5 नाम में दोस्तों आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए बीजेपी से दिल्ली का सीएम? अपने हिसाब से बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा कमेंट में, और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।